नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4। हमारे चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। उसके बारे में पढ़ेंगे। आपको बता दें कि आधा से अधिक टॉपिक को हम कल कंप्लीट कर चुके थे। अब हमारा टॉपिक है, आज हमारा टॉपिक है भौतिक भौतिक अवस्था के संकेत लिखना। भौतिक अवस्थाओं के संकेत कैसे लिखे गए उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए आपको बता दें कि ऊपर लिखे हुए संतुलित समीकरण आपको हम लोग जो समीकरण सॉल्व कर चुके थे उसके बारे में कि सावधानी से जांच कीजिए। इस समीकरण में हमें अभिकारकों तथा उत्पादों की भौतिक अवस्था के बारे में ज्ञान होता है। इस समीकरण की उनकी भौतिक अवस्था की कोई जानकारी नहीं है। आपको बता दें कि रासायनिक भौतिक हमको अभिकारक उत्पाद के बारे में हम अच्छे से कल समझ लिए थे। आज हमारा टॉपिक है रासायनिक समीकरण को अधिक संसूचनापूर्ण बनाने के लिए अभिकारकों तथा उत्पादों के रासायनिक सूत्र के साथ उनकी भौतिक अवस्था भी दर्शाया जाता है। आपको अभिकारकों तथा उत्पादों की गैस, द्रव, जलीय, ठोस अवस्था को क्रमशः जी, गैस को जी से, एल को जो लिक्विड उसको जैसे, एक जलीय को हम एक क्यू से इंडिकेट करते हैं और ठोस को सॉलिड को एस से दर्शाया जाता है। आपको बता दें अभिकारक उत्पाद जब जल में घोल के रूप में उपस्थित होते हैं तो हम अभिकारक, और उत्पाद जल के घोल के रूप में उपस्थित होते हैं तब हम एक क्यू लिखते हैं। आपको बताया था जब संतुलित समीकरण होगा, जैसे हम एफ को लिए हैं उसी प्रकार एफ क्या है, एक सॉलिड है, लेकिन जो हम H2 लिए हैं, H2 जल को गैस के द्वारा, आपको बता दें, ये आपको ध्यान दीजिए कि समीकरण में 1.10 में H2 जो जल के साथ हम जी चिन्ह का प्रयोग किया है। यह दर्शाता है कि इस अभिक्रिया में जल का उपयोग भाप के रूप में किया जाता है। देखिए फिगर में दिखाया गया है कि हम H2 को लिखे में जी को कोष्ठक में लिखते हैं, क्योंकि जी का मतलब हुआ कि इस अभिक्रिया में जल का जो उपयोग हुआ वो भाप के रूप में हुआ है, हम जैसे लिक्विड के रूप में नहीं किए। आपको बताया था कि यह हर रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्था को शामिल नहीं किया जाता है जब तक कि कोई आवश्यकता न हो। आपको कभी कभी अभिक्रिया की परिस्थितियाँ जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान के ऊपर दर्शाया जाता है। तीर के निशान के ऊपर दर्शाया जाता है। जैसे जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम गैस के रूप में लिए, जो हाइड्रोजन क्या है उसको भी हम गैस के ही रूप में लिए हैं, गैस के रूप में लिए। देखिए जो एरो उसको हम 340 एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पर गर्म करते हैं। उसके बाद जो CH3OH बनता है, CH3 आपको बताते हैं जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड उसको हम क्या लिखे, जलीय रूप में, जलीय, ठीक है। जो H2O है जलीय है, और ये जो है हाइड्रोजन H2O है जो हमारा, वो भी क्या है, लिक्विड रूप में लिए। और जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल बनता है तो क्लोरोफिल, उसके बाद क्या बनता है, C6H12O6 बनता है, और तब जो क्या जलीय होता है, जो ये इसका ऑक्सीजन भी क्या होता है, जलीय है, और जो ये H2 है वो क्या लिक्विड रूप में होता है। और हमारा अगला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में पढ़ें। आपको बता दें कि कक्षा 9 में हम अध्ययन कर चुके हैं कि रासायनिक प्रक्रिया के किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है। आपको बता दें कि रासायनिक अभिक्रिया के समय में हम पढ़ चुके हैं कि रासायनिक क्रिया के समय किसी तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है। न तो परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है और न ही बाहर से मिश्रण में आता है। न तो परमाणु मिश्रण से बाहर जाएगा, न ही बाहर से मिश्रण में आता है। वास्तव में किसी रासायनिक अभिक्रिया, आपको बता दें कि वास्तव में किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध के टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थ का निर्माण होता है। आपको बता दें कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु के आपसी जो बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं उस बॉन्ड के टूटने या जुड़ने से नए पदार्थ का निर्माण होता है। आपको बता दें परमाणुओं के बीच भिन्न प्रकार के परमाणुओं के बीच भिन्न प्रकार के आबंध के बॉन्ड के बारे में आप अध्याय 3 या 4 में अध्ययन करेंगे। क्या आपको बता दें जो परमाणु के जो बॉन्ड, जिस बॉन्ड से एक परमाणु दूसरे परमाणु से जुड़ता है, उस बॉन्ड के बारे में हम तीसरे और चौथे अध्याय में पढ़ेंगे। चलिए अध्ययन करेंगे। आपको बता दें संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, उस अभिक्रिया के बारे में पढ़ें। संयोजन अभिक्रिया होती क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे।
उससे पहले क्रियाकलाप देखते हैं क्या होता है। एक बीकर में थोड़ा सा कैल्शियम ऑक्साइड तथा बुझा हुआ चूना लीजिए, जैसे फिगर में दिखाया गया है। यहाँ फिगर में दिखाया गया है कि एक बीकर में कैल्शियम ऑक्साइड तथा बुझा हुआ चूना लीजिए। अब देखेंगे कि यह इसमें धीरे धीरे जल मिलाइए और क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड और चूना लीजिए और उसमें धीरे धीरे जल मिलाइए। अब देखेंगे अगर अगर बीकर को स्पर्श किया जाए तो क्या दिखेगा, इसमें ताप में कोई परिवर्तन होता है उसके बारे में देखेंगे। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करती है। जैसे हम कैल्शियम ऑक्साइड और बुझा हुआ चूना को एक बीकर में लेते हैं और बीकर में धीरे धीरे जल मिलाते हैं तो क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करता है। क्रिया बहुत ही फास्टली से तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊष्मा रिलीज करते हैं। क्या, तो ऊष्मा रिलीज करते हैं। जैसे देखिए बुझा हुआ चूना है, बिना बुझा हुआ चूना Ca कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ रिएक्ट करता है, लिक्विड के रूप में जल होता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ऊष्मा का निर्माण होता है। आपको बता दें इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड जल से मिलकर एकल उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। एकल उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। इस अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण होता है, उसे संयोजी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे संयोजी अभिक्रिया कहते हैं। आपको बता दें संयोजी अभिक्रिया क्या होता है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक, देखिए अभिकारक कितने यहाँ पे, अभिकारक कैल्शियम ऑक्साइड और क्या है, जल है, क्या अभिकारक है, मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, उत्पाद का निर्माण करते हैं। और उत्पाद कितना बना, एक बन रहा है, कौन सा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा बन रहा है, कैल्शियम। देखिए अभिकारक कौन क्या होते हैं, अभिकारक ये कैल्शियम ऑक्साइड। और आपको बता दें अभिकारक उत्पाद को हम अगली वाली वीडियो में आपको बताया था अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है। चलिए तो ये हमारा जो इसमें परिवर्तन होता है अभिकारक जो बन के निर्माण होता है उसको उत्पाद कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। देखिए आपको बता ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक, कितने अभिकारक है, कैल्शियम ऑक्साइड भी क्या एक अभिकारक है, H2O भी क्या एक अभिकारक है। इसके परिवर्तन से क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उत्पाद बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उत्पाद बनता है। तो यही तो कर ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर उत्पाद का निर्माण करते हैं, इससे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। कैसे अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। कितने अभिकारक मिलते हैं, दो अभिकारक मिलकर सिंगल उत्पाद का निर्माण होता है, तो ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में देख ले। ऊपर की अभिक्रिया में निर्मित बुझे हुए चूने की विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। चलिए उस ऊपर की जो अभिक्रिया थी, जो बुझे हुए चूने की विलयन का, जो बुझा हुआ चूना बना उसके विलयन का क्या दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो एयर में उपस्थित होता है कार्बन डाइऑक्साइड, उसे धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवार में कैल्शियम कार्बोनेट की एक परत बना देती है। सफेदी करने के 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट, इससे दीवार पर चमक आ जाती है, जो रोचक बताता है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, Ca कैल्शियम कार्बोनेट होता है। अगर हम किसी दीवार को चूने से हम जो उसकी लिपाई कर देते हैं तो जो उसमें ऑक्सीजन से क्या होता है, वो जो एयर में हमारे जो वायुमंडल में ऑक्सीजन होता है उससे कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वायुमंडल, उससे वो क्या करता है, रिएक्ट करता है। रिएक्ट कर जो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है, जिससे क्या होता है कि वो 2-3 दिन बाद उसमें चमक की तरह दिखने लगती है, चमक लाइट आ जाती है, उससे क्या होती है, लाइट आ जाती है, उसमें उसको लाइट आ जाती है। देखिए फार्मूला के ऊपर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है और कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और जल का रिलीज करता है। ठीक है, यह भी क्या है, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। क्या है, क्योंकि इसमें दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, भी क्या है, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण। ठीक है, जैसे कोयले का दहन देखिए, जैसे कार्बन को हम ऑक्सीजन में जलाते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। ठीक है, जैसे हमारे संयोजन अभिक्रिया का एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे हम
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जल का निर्माण होता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मिलने से जल का निर्माण होता है। आपको बता दें कि जैसे ही हम हाइड्रोजन गैस को और ऑक्सीजन की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं, ऑक्सीजन का रिएक्शन कराते हैं, तो क्या होता है, जल का निर्माण होता है। ऑक्सीजन का रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, हमारा जल का निर्माण होता है। इससे आपको बता दें, सरल शब्दों में हम कह सकते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ जैसे तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, जैसे एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसे अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया। आपको बता दें, क्रियाकलाप में हम आपको बता दें क्रियाकलाप 1.4 में हमने देखा कि अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न हुई। इससे अभिक्रिया मिश्रण गर्म हो जाता है। उससे अधिक मात्रा उत्पन्न हुई, इससे अभिक्रिया का मिश्रण गर्म हो जाता है। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उन्हें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, तो उन्हें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं कि अधिक मात्रा उत्पन्न होती है। कि हम क्रियाकलाप देखे थे 1.4, हमने देखा है कि अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। इससे अभिक्रिया जिस मिश्रण गर्म हो जाता है। अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है, इससे मिश्रण गर्म हो जाता है। और जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ हो रहे साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, तो इसमें तो उन्हें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आपको बता दें, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया के कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं, जैसे प्राकृतिक गैस है। जैसे हम CH4 को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल H2O और जल और ऊर्जा का उत्पादन होता है। क्या आप जानते हैं कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है? श्वसन भी क्या एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? आपको बता दें कि जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थों के छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, जैसे चावल आलू ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट होता है। इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होते हैं। क्या होता है, ग्लूकोज प्राप्त होता है। ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करती है। इस अभिक्रिया का विशेष नाम श्वसन होता है। इसका अध्ययन जिसका अध्ययन आप अध्याय 6 में करेंगे। आप अध्याय 6 में करेंगे, चैप्टर नंबर 6 में करेंगे। ठीक है, देखिए फॉर्मूला में दिखाया गया है, जो ग्लूकोज है C6H12O6 को हम ऑक्सीजन जो हमारे पेट में, जो हमारे शरीर में उपस्थित ऑक्सीजन होता है, उससे रिएक्ट करता है और क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड H2O और ऊर्जा। ठीक है, आपको बात बता दें कि शाक सब्जी और वनस्पति द्रव्य क्या है, जो विघटित होकर कंपोस्ट बनाना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण होता है। अब हम देखेंगे क्रियाकलाप 1.1 में दी गई अभिक्रिया के प्रकार को पहचानिए और एकल उत्पाद का निर्माण का ऊष्मा उत्पन्न होती है। चलिए, अब हम अगला रिएक्शन है वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिसे अभिघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं। पहले हम क्रियाकलाप को पढ़ लेते हैं क्या करता है। एक शुष्क क्वथन नली में 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल कीजिए। ठीक है, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल के रंग पर ध्यान दीजिए। ठीक है, क्वथन नली के बर्नर को स्पिरिट लैंप की ज्वाला से गर्म कीजिए और गर्म करने के पश्चात क्रिस्टल के रंग में क्या कोई परिवर्तन होता है। फेरस सल्फेट के कुछ क्रिस्टल लीजिए। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल के रंग पर ध्यान दीजिए और एक क्वथन नली को गर्म कर स्पिरिट के लैंप की ज्वाला पर गर्म कीजिए और देखिए उसमें कोई परिवर्तन होता है। उसके बाद क्या आप जानते हैं, क्या आपने ध्यान दिया है कि फेरस सरफेस के क्रिस्टल हरे रंग में परिवर्तन हुआ। आपको बता दें, सल्फर के दहन से उत्पन्न उस अभिलाक्षणिक गंध को भी आप सूंघ सकते हैं। जो हम सल्फर के जो क्रिस्टल है उसको हम गर्म करते हैं, तो एक अभिलाक्षणिक गंध को भी आप सूंघ सकते हैं। जैसे फेरस सल्फेट है, कुछ क्रिस्टल ही है, उसको हम गर्म किए,
उसको हम गर्म किया तो क्या फेरस ऑक्साइड में चेंज हो गया, सबसे सल्फर डाइऑक्साइड में, फेरस ऑक्साइड और फिर सल्फर डाइऑक्साइड और फिर सल्फाइड में, फेरिक ऑक्साइड में क्या हुआ चेंज हो गया, फेरिक ऑक्साइड में क्या हुआ चेंज हो गया। आपको बता आपने देख सकते हैं कि इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है। आपको बता दें एकल अभिक्रिया अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है, इससे यह वियोजन अभिक्रिया है। आपको ये क्या है वियोजन अभिक्रिया। अगर गर्म करने पर फेरस सल्फेट का क्रिस्टल जल त्याग देता है, फेरस सल्फेट का क्रिस्टल जल त्याग देता है और क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। जो हम फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं, जो उसका क्रिस्टल होता है वो जल को क्या करता है त्याग देता है, जल को त्याग देता है, जिससे उसका रंग बदल जाता है। इसके उपरांत फेरिक ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड फेरिक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में वियोजित होता है। आपको बता दें फेरिक ऑक्साइड ठोस, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस होते हैं। फेरिक ऑक्साइड ठोस सॉलिड रूप में होता है, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड क्या होता है गैस रूप में होता है। आपको बता दें उष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित होना एक प्रमुख वियोजन अभिक्रिया है, जिसका उपयोग भिन्न भिन्न उपयोग में होता है। आपको बता दें कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। इसका अनेक उद्योगों में भी उपयोग सीमेंट के निर्माण में होता है। आपको पता है उष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को उष्मीय वियोजन कहते हैं। आपका तो वियोजन अभिक्रिया क्या होता है एकल अभिकर्मक टूट कर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है, तो उससे एक वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। एकल अभिकर्मक जब ये अभिकारक टूट कर छोटे छोटे उत्पाद बनाना प्रदान करता है, तो उससे क्या करते हैं वियोजन अभिक्रिया का क्या उदाहरण है। ठीक है, जैसे चूना है, कैल्शियम डाइऑक्साइड है, कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर है, कैल्शियम कार्बोनेट जो पत्थर उसको गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है बनता है। यह उसमें वियोजन अभिक्रिया का एक अन्य उदाहरण भी है। आपको बता दें क्रियाकलाप में एक क्वथन लीजिए जिसमें 2 ग्राम लेड नाइट्रेट का छोड़ लीजिए। जैसे चिमटे में क्वथन नली को पकड़ कर ज्वाला को ऊपर रख गर्म कीजिए। आपने क्या देखा कि यदि कोई परिवर्तन तो वह तो कैसे नोट करेंगे। अब देखेंगे कि भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होगा जब हम लेड नाइट्रेट को एक क्वथन नली में लेते हैं और उसको गर्म करते हैं, तो गर्म करने पर क्या होता है यह नाइट्रोजन ऑक्साइड का धुआं इससे अभिक्रिया प्रकार होती है। आपको बता दें कि जब हम लेड नाइट्राइड को PbNO3 का होल ट्वाइस को हम जब गर्म करते हैं, तो वो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन क्या होता है ऑक्सीजन में टूट जाता है। ये भी क्या है वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, जैसे आप देखेंगे कि एक प्लास्टिक का मग लीजिए, इस तली के 2 छिद्र करिए, इस तली में 2 छिद्र करें, एक फिगर में दिखाया गया, उसमें रबड़ की एक डाट लगा दीजिए। इन छिद्रों में कार्बन इलेक्ट्रोड डाल दीजिए कि चित्र 1.6 में दिखाया गया है। आपको देखिए कि इसमें इलेक्ट्रोड का 6 वोल्ट की बैटरी भी जोड़ दीजिए। इलेक्ट्रोड का 6 वोल्ट की बैटरी जोड़ दीजिए। मग में इतना जल डालिए कि इलेक्ट्रोड उसमें डूब जाए। इलेक्ट्रोड जो है उसमें डूब जाए, इतना पानी डालना है, डूब जाए। जल में तनु सल्फ्यूरिक एसिड अम्ल की कुछ बूंद डाल लीजिए। जल से भरी 2 अंशांकित प्रणालियों को दोनों कार्बन इलेक्ट्रोड के ऊपर उल्टा करके रख दीजिए। आप देखेंगे अब विद्युत धारा प्रवाहित करके इस उपकरण को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। ठीक है, अब दोनों इलेक्ट्रोड पर आप बुलबुले बनते हुए देखेंगे। दोनों इलेक्ट्रोड पर आप क्या देखेंगे बुलबुले बनते हुए देख रहे हैं, जैसे फिगर में दिखाया गया है। ये बुलबुले
अंशाकित नली से जल को विस्थापित कर रहे हैं। क्या दोनों प्रखनलियों में एकत्रित गैस का आयतन समान है? गैस का आयतन जो है समान है। अब जब दोनों प्रखनलियों में गैस भर जाए तो उन्हें सावधानीपूर्वक हटा लीजिए। एक जलती हुई मोमबत्ती को दोनों प्रखनलियों के मुंह के ऊपर लगाकर इन गैसों की जांच कीजिए। सावधानी रहे कि इस चरण आपको पता है दोनों स्थितियों में क्या होती है और दोनों प्रखनलियों पर कौन सी गैस उपस्थित होती है उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। क्रियाकलाप 1.8 में देखेंगे चाइना डिस्क में 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लीजिए। इसका रंग क्या है? चाइना डिस्क में थोड़ी देर के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए। थोड़ी देर में के पश्चात सिल्वर क्लोराइड का रंग को देखिए वो क्या होता है। देखिए अगर आप देखेंगे कि सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का जो सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग हो जाता है। आपको बता दें कि जब सिल्वर क्लोराइड को हम धूप में रखते हैं तो जो श्वेत रंग का होता है वो धूसर रंग का हो जाता है। अब प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर अथवा क्लोरीन से वियोजन के कारण ऐसा होता है। सिल्वर जो धूसर कलर होता है वो प्रकाश में उपस्थित सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन के वियोजन के कारण होता है। जैसे आपको बता दें सिल्वर क्लोराइड किस में टूटता है? सिल्वर और क्लोराइड में क्या होता है? अलग अलग हो जाता है। और सिल्वर ब्रोमाइड इसी प्रकार अभिक्रिया करता है। सिल्वर ब्रोमाइड को हम जब प्रकाश में रखते हैं सिल्वर ब्रोमाइड को जब हम प्रकाश में रखते हैं तो सिल्वर और ब्रोमाइड में क्या होता है? टूट जाता है। ऊपर दी गई अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर का श्याम श्वेत अभिक्रिया में किया जाता है। फोटोग्राफी में किया इस अभिक्रिया इस प्रकार की ऊर्जा के कारण यह वियोजन अभिक्रिया होती है। इस प्रकार की ऊर्जा के कारण वियोजन अभिक्रिया होती है। हमने देखा है कि वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए उष्मा या प्रकाश या विद्युत की आवश्यकता होती थी। हमने देखा है कि वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए उष्मा, प्रकाश तथा विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती थी। जिन अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होते उन्हें उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जिस अभिक्रियाओं में ऊर्जा को शोषित होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। आपने निम्नलिखित क्रियाकलाप करेंगे। जैसे आप एक प्रखनली में लगभग 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड लीजिए। इसमें 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड डालकर कांच की छड़ से मिलाइए और हथेली से प्रखनली के नीचे सिरे को छुए। आपको कैसे महसूस होगा कि यह अभिक्रिया उष्माक्षेपी या उष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक है।